हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और दिस टाइम के ये मेरी बुक का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और रैंडम जो क्वेश्चन है जून 17 पेपर 31 क्वेश्चन नंबर 5। ऑलरेडी वी हैव डन 1 क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन कर चुके थे बेटा। मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मज़े का क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। आपके पास EFPLC मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट, नो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल और फिनिश गुड्स आर मेंटेन्ड, सही है। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आपके पास बजटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन से मंथ के लिए दी हुई है, मार्च के लिए दी हुई है। आपके पास नीचे इन्फॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल 4 किलो एट 6 है, लेबर 6 × 10 है, वेरिएबल ओवर 2 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, फिक्स ओवरहेड जो है 14 है बेटा। और मार्च के मंथ के अंदर तुम लोगों ने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए और बेच दिए हैं, 800 बेटा। स्टेट 2 रीज़न वाई बिजनेस प्रिपेयर अ फ्लैक्स बजट, मैं तुम्हें ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ फ्लैक्स बजट क्यों बनाते हो। अगर फ्लैक्सिंग की बात करता हूँ तो फ्लैक्सिंग में यहाँ पर लिख सकते हो, एक EFPLC नाम की एक कंपनी थी, यहाँ पर देख लेना भाई। EFPLC नाम की कंपनी थी जो मेक फ्लैक्स बजट बना रही है, बिकॉज ऑफ द एक्चुअल level of production is different from budgeted, so that meaningful comparison can be made। कि जो आप प्लान करते हो यानी जो आपने सोचा था और जो बनाया था उसमें डिफ़र आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सुन लेना, अगर लेट्स से कि आपने सोचे 1000 यूनिट्स थे और बनाए कितने हैं 1800 कितने 800 यूनिट्स हैं, तो बेटा 200 यूनिट्स कम बनाए। जब यूनिट्स कम बनाते हैं तो प्रॉफिट में क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है चीज़ें। तो फ्लैक्सिंग हम इस वजह से कर रहे होते हैं। फिर नीचे इन्होंने हमसे कहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मैं पार्ट बी पे जा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। हेयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट बी बेटा। तो पार्ट बी को मैं किस तरह सॉल्व करूँगा वो मैटर करता है। उन्होंने क्या बोला, बजटेड यानी मुझे क्या निकालना है, फ्लैक्स प्रॉफिट निकालना है। और फ्लैक्सिंग का मतलब मैं आपको एक नहीं 12 मरतबा नोट्स में भी लिखवा चुका हूँ। यूनिट्स आप किसके लोगे, एक्चुअल के लोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एम स्टार्टिंग विद रेवेन्यू कितने यूनिट्स, एक्चुअल कितने यूनिट्स है, 800 थे बेटा, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 150। तो आप इसका मुझे बता सकते हो कितना आएगा, यानी 150 को मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से बेटा, कितना 1,20,000। तो वो मेरा क्या आ गया, रेवेन्यू हो गया बेटा। फिर उसके बाद लेस मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट मैं किसके ले रहा हूँ, एक्चुअल के। 800 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में कितना किलो लग रहा है, 4 किलो लग रहा है। और ये टोटल किलोज आ जाएंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 19,200। इसके बाद बेटा DL आ जाएगा। 800 यूनिट बना 800 यूनिट है, उसको बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। तो टोटल आवर्स आ जाएंगे, इनटू 10 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 48,000। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 800 यूनिट है, एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6। और वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना है, 2 बेटा। कितना हो गया, 9600। इन सब को प्लस कर लो बेटा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मुझे बता सकते हो बेटा, 76,800। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो तो फाइनल आंसर क्या आता है बेटा, 43,200। तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन कितना बता रही हो, 43। उसमें से आपने क्या कर दिया, लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, फिक्स ओवरहेड कितने दिए हुए, 14 दिए हुए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 1000 यूनिट्स हैं इंटू 14 कितना हो गया बेटा, नहीं बेटा, ओवरहेड्स तो जो आपके हैं जितने होंगे उतने यूनिट्स पे लगेंगे ना बेटा। तो आपके पास कितना हो गया, 14,000। तो आपके पास मुझे प्रॉफिट बता सकती हो बेटा कितना आ रहा है, 29,000। एक मिनट रुकिएगा। तो आप बोल रहे हो प्रॉफिट कितना, 29,200 बेटा।
ये आप लोगों का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। आपके पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है? 50,576, जिसमें लेबर का रेट कितना है? 9.80 पर आवर। सही है। अब जो तुम्हें निकालने का बोला है ना, वो क्या बोला हुआ है? पार्ट सी, डायरेक्ट लेबर रेट। इसका फॉर्मूला था, अगर आपको याद पड़ता हो तो मैंने कहा लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर। तो भाई स्टैंडर्ड रेट कितना है? तवज्जो दीजिएगा प्लीज़। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 10। एक्चुअल कितना है? 9.80। तो भाई इन दोनों का रिजल्टिंग आंसर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? याद रखना। और एक्चुअल घंटे कैसे आ सकते हैं भाई? मैंने कहा ये जो मेरे पास था कितना, 50,176 डिवाइड बाय 9.80, तो मेरे पास कितने आवर्स आ गए? कितने आ गए बेटा? जी बेटा 5120। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? LRV 1024। क्या बेटा? इस याद रखना, इसमें गलती नहीं करना बेटा। जो मैं आपको थ्योरी और लिखवा रहा था वो सारा रीज़न यही था कि उसमें बेशक आपकी 4 क्लासेस लग गई थी क्योंकि डिक्टेट करवा रहा था, इसी वजह से बेटा। लेबर रेट के बाद क्या आता है? नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम लोगों का? 1 मिनट रुकिएगा। आप कह रहे हो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका था। मैंने कहा LEV इक्वल टू स्टैंडर्ड आर, 1 मिनट रुकिएगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इधर मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड आर्स के नीचे मैं छोटा सा क्या लिख रहा हूँ? फ्लेक्स। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर मैं सॉल्व करता हूँ और मैंने कहा कि इधर स्टैंडर्ड आर फ्लेक्स कैसे निकालूंगा? एक्चुअल कितने थे मेरे? 800। और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। तो 800 इंटू 6 कर दो तो टोटल कितने घंटे आ जाएंगे? 4800 माइनस एक्चुअल आर कितने थे? 520। इन दोनों का रिजल्टिंग आंसर कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। नेगेटिव, एडवर्स। तो LEV कितना निकल जाएगा? 3200 यही आ रहा है। कोई मसला दोस्तों? आदमानी बेटा कोई मसला मेरा बेटा? अब इसके बाद यहाँ आप लोग फंसोगे, और अगर आपको ये नहीं आता होगा तो अगेन बहुत बुरा फंसोगे। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। बेटा क्या निकालना है? टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। प्लीज़ सुनिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ TDLV इक्वल टू फ्लेक्सिबल माइनस एक्चुअल, यानी फ्लेक्सिबल डायरेक्ट कॉस्ट माइनस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ यहाँ पर, अगर इस फ्लेक्सिबल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? अगर आप लोगों को दिख रहा है फ्लेक्सिबल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कितने घंटे थे मेरे पास? 4800। हाँ, और 1 घंटे का रेट कितना था? 10। तो कितना हो जाएगा? 48,000, यानी फ्लेक्सिबल की डायरेक्ट कॉस्ट आ गई। और एक्चुअल की कितनी गिवन थी सवाल में? 50,100। तो रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है बता सकते हो? 2176 क्या जी? तो यही तो बोल रहा हूँ कि ये कम से कम पूरा बोला करो। तो इसका मतलब ये भी निकल गया। डन बेटा? अच्छा सर, एक बात है। जी बेटा। इसमें आप स्टैंडर्ड बजटिंग लेते हो, कुछ ना आप स्टैंडर्ड फ्लेक्स लेते हो। तो कैसे पता चले किसमें फ्लेक्स लेना है, किसमें budget? उसके लिए भी मेरा बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि जब मटेरियल के 2 वेरिएंट्स होते हैं, प्राइस और यूजेज,
तो फ्लेक्सिंग कहाँ बनती है? यूजेज पे बनती है। क्यों यूजेज पे बनती है? प्राइजेस तो हम स्टैंडर्ड की ले रहे हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। क्वांटिटी अगर हम क्वांटिटी जो हमने सोची होती है स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, वो फ़र्क हो जाती है ना। जब क्वांटिटी पे फ़र्क आ गया मेरा बेटा, तो प्रॉफिट्स पे खुद ब खुद फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी में हमने फ्लेक्सिंग की थी, लेबर रेट में नहीं की हमने। इसी तरह ओवरहेड्स के अंदर हम फ्लेक्सिंग कर रहे होंगे। तो आपके पास यहाँ पर, ताकि मोस्ट फ्लेक्सिबल आंसर निकालने के, अब जो ये पार्ट है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है और ये मैथ्स वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मार्च के बाद क्या हुआ? अप्रैल में आया, स्टाफ को कंटिन्यू रखा, जिसमें लेबर रेट कितना रखा है इनका, और उसमें वेरिएंसेस कितने थे? लेबर रेट वेरिएंस निकाल के दे दिया है और लेबर एफिशिएंसी भी निकाल के दे दिया है। एक फेवरेबल है पॉजिटिव, एक है एडवर्स नेगेटिव। पहले पार्ट में क्या निकालने का बोला है कि कितने एक्चुअल घंटे तुमने काम, वो एक्चुअल घंटे निकालने। अब यहाँ पर जो है ना, बच्चे उलझ जाएंगे, सुलझ जाएंगे, और फॉर एग्जांपल इनको आंसर नहीं निकलेगा ना, तो वो कहेंगे कि टीचर ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई और ये आउट ऑफ द कोर्स आ गया है। ये ऐसी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, ये होती है कॉन्सेप्चुअल होती हैं, और ये कोई कोर्स का पार्ट भी नहीं होती। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट डी। निकालना क्या है बेसिकली? नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली वर्क बेटा। कंसंट्रेशन हटाओगे, नंबर मिस हो जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये। अगर मार्किंग स्कीम उठाओगे तो मार्किंग स्कीम में कहा हुआ है कि एक्चुअल आर इक्वल टू 1620 डिवाइडेड बाय 0.2 और 8100 एक्चुअल आवर्स बेटा। मार्किंग स्कीम में कुछ इस तरह का आंसर दिया हुआ है बस। मगर मैंने बच्चे से कहा आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने LRV लिखा। क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। LRV गिवन था कितना? 1620 फेवरेबल, जो कि हमेशा फाइंड करना होता है। हाँ, स्टैंडर्ड रेट कितना था? 10। एक्चुअल रेट कितना था? 9.80। एक्चुअल आवर को x रख लिया। अब 1620 रखा, कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा। ये 10 जो है, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो कितना हो जाएगा? 10x। और ये 9.80 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 9.80x। अगेन कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा। 1620 10 में से 9.80 निकाल दिया, वही कंडीशन बनती हुई आ रही है। तो x को सब्जेक्ट बना लिया, 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हुआ? तो जो मार्किंग स्कीम वाली कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ गया? x कितना आ गया? 8100। ये कितने, अगर आप होती तो आप छोड़ देती और आप फिर बोलती 2 मार्क का था। एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी पढ़ नहीं रहे हो ना, इसलिए। फिर उसके बाद पार्ट डी। अगर पार्ट डी का ही क्या निकालने का बोला है? नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली मेड एंड सोल्ड। अप्रैल ऊपर जो दिए थे वो मार्च के दिए थे, जो कि 800 थे। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी पार्ट डी का 2 बेटा, क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली मेड एंड सोल्ड बेटा। सही है भाई? तो जब आप इसको सॉल्व करने लगे तो LEV इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ बेसिक निकालना है। LEV कितना दिया हुआ है? एडवर्स, तो उसको ब्रैकेट में लिख लूँ क्योंकि नेगेटिव में। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? नहीं पता। एक्चुअल 5170। कहाँ से लाए हो? ये रे। स्टैंडर्ड रेट कितना था? $10। अब ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट होता है, मगर यहाँ मुझे माइनस की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ कर दिया। x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, और ये 5170 को मल्टीप्लाई किया 10 से
एक्चुअल आर, सॉरी, मैं एक्चुअल आर तो हमने इस पार्ट डी के 1 में निकाले थे ना 8100, सॉरी बेटा। डन। तो 8100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 का इजाफा हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये -81,000 उधर जाके क्या हो गया, +81,000 हो गया, यानी 10x इक्वल टू 81,000 माइनस 18,000, 10x इक्वल टू 63,000, x इक्वल टू 63,000 डिवाइडेड बाय 10, तो x कितना आ गया, ये 6300 तुम्हारे क्या है, ये 6 Made, actually it's made. नहीं लल्लू, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमने x Subject standard hours. फिर इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 6300 टोटल आवर्स थे, और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे थे स्टैंडर्ड के, 6, तो कितना आ गया, 1050। तो 1050 यूनिट्स। अब जैसे अलीज़े टाइप की बच्ची होगी ना, वो बोलेगी ये 6 कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये देख लें। But the 6 hours है ना? जी, ओके, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके पिक्चर हम नहीं भेज सकते, अलाउ नहीं है। Dropbox पे डालना, पिछले वाला पे नहीं डाला आपने, मैंने घर जाके वो सॉल्व किया था और एक पार्ट नहीं हो रहा था तो फिर मैं Dropbox पे नहीं था, आपने देखा था? Dropbox पे। ओके, आई एम सॉरी, मैं डाल दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। अब आप ज़रा अपना ड्रॉपबॉक्स खोलेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लिंक तो आपसे शेयर ही नहीं किया ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो Dropbox मेन तो है ना मेरे पास, आपके पास कहाँ से आया? मैंने आपसे मांगा था, आपने मुझे दिया था। आपने नहीं डाला। तो आप ये स्कीम जो है चिल्ला के सबको तो ना बताओ ना, तो मैं बच्चों को वही ड्रॉपबॉक्स देता हूँ जो मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ। तो मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसमें से पढ़ती हूँ। यार मेरे खुदाया, अब नहीं था, आपकी गलती, आपको डालना चाहिए था। मैं अटक गई नहीं चलो। सही है बेटा। अच्छा बच्चे, तो आप दे दूंगा, मैं अभी सेंड कर दूंगा, रुक जाइए। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए प्लीज़। सजेस्ट टू पॉसिबल रीज़न वाई एफिशिएंसी वेरिएंस वाज एडवर्स इन अप्रैल। ऊपर जाके तुम्हारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस आया था ना 3200 एडवर्स था, और अप्रैल में भी क्या आया है, एडवर्स आया है। तो मैंने तुम लोगों को जब बार बार कहता था ना कि डब्बा बना लो, तो आप लोग नहीं बनाते थे। तो अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ कि क्यों, यहाँ सुन लीजिएगा। मशीन ब्रेकडाउन की वजह से भी हो सकता है, इसके बाद लैक ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग हो सकती है, मोटिवेटेड वर्कफोर्स, ज़बरदस्त, वो भी लिख सकती हो। इसके बाद लोअर ग्रेड ऑफ स्टाफ, वो भी हो सकता है। इसके बाद पुअर मोटिवेशन जो आपने बोला, इनएफिशिएंसी, कितने पॉइंट्स मांगे, या प्रॉब्लम विद, बस इतने काफ़ी हैं। प्रॉब्लम विद मटेरियल, या यहाँ लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, प्रॉब्लम विद मटेरियल, सही है। इसके बाद इसका आखिरी आंसर क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इवेल्यूएटिंग अ प्लान टू रीट्रेन द एग्जिस्टिंग वर्कर टू इम्प्रूव दियर एफिशिएंसी। उन्होंने कोई अपनी कंपनी में पूरे प्लान को क्यों देखा, इवेल्यूएट किया कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा मसला जो है ना लेबर के अंदर है, तो लेबर को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो। अगर हम लेबर को ट्रेनिंग दे देंगे, डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ EFPLC इफ़ दे प्रोसीड विद दिस प्लान, मतलब अगर ये इस प्लान के साथ प्रोसीड करते हैं, अच्छा एडवाइस नहीं देनी है आपको। तो यहाँ पर देखना, मैं किसके आंसर की बात कर रहा हूँ, F की। तो लेबर क्या करेगी, रेजिस्टेंस होगी। जाहिर सी बात है, हर बंदा ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग को ऑप्ट नहीं कर सकेगा। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, हमारी जो ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी, जाहिर सी बात है ट्रेनिंग कॉस्ट में जो पैसा खर्च होगा। दूसरा लॉस इन प्रोडक्शन वाइल ट्रेनिंग, अगर हम ये काम करेंगे
तो हमारी जो आधा टाइम जो है ना, लैक ऑफ टाइम जो तुमने बोला, वो इसी में निकल जाएगा। फिर दूसरा, मे नॉट हेल्प इफ रियल कॉज ऑफ वेरिएंसेस इज नॉट फाउंड। तो दीज आर द रीजंस बेटा।